अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन कारकुन, एक अहम सितारा और पाकिस्तान तारीख का एक बहादुर जनरल आज अल्लाह को प्यारा हो गया। इस सिलसिले में हमारे साथ इस वक्त वसीम ज़फ़र साहब सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे, चूँकि इन्हें भी ऑफ़र होती रही कि ये मीडिया सेल को ज्वाइन करें, लेकिन इनकी अपनी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि इन्होंने उस ऑफ़र को कबूल नहीं किया। आप वसीम ज़फ़र साहब, आपने मुशर्रफ साहब की ऑफ़र सुनी और आपने अपनी मसरूफियत की वजह से जवाब दे दिया कि मैं इस पोस्ट को, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकूँगा। तो आपको क्या ये लगा कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, या आप चाहते थे कि मुशर्रफ साहब के साथ काम करें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि बटालवी साहब आपने मुझे एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने के लिए दावत दी जिनका मैं बहुत ही ज़्यादा गर्विदा था और मेरे पसंदीदा तरीन शख्सियत थे। तो उनके बारे में अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आज वो इस दुनिया फ़ानी से रिहलत फरमा गए हैं। उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और स्पेशली हमारी जो आर्मेड फोर्सेस में उनकी बड़ी खिदमत है। जहाँ तक बात है कि मुझे ऑफ़र की गई, तो मुझे उनके और मेरे एक म्यूचुअल फ्रेंड थे जिन्होंने मेरा, चूँकि मैं मीडिया से रिलेटेड हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों पे मेरी नज़र होती है, तो उस वक्त भी मैं देख रहा था कि वो कैसे सारे जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। तो मैं चूँकि उसके हवाले से थोड़ा बहुत जो अपने जो तज्ज़ियात देता रहता था, कोई अपने जो जज्बात का इजहार करता रहता था, तो उन्होंने कहा था कि आप बाकायदा तौर पर, जो मुझे मैसेज मिला था कि आप बाकायदा तौर पर हमारे मीडिया सेल को देखें, उसको ज्वाइन करें। तो मेरी अपनी मसरूफियात थी, क्योंकि उसके लिए मुझे दुबई जो जाना पड़ना था, तो मैं जो है ना पाकिस्तान उस वक्त नहीं छोड़ सकता था, तो मैंने उसको जो रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन मेरे दिल में आज भी ये बात, आज तक भी ये बात थी कि काश जो है मेरी कोई ऐसी मसरूफियत ना होती, मैं उनके साथ काम करता तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता, जो मैं आज भी फील करता हूँ कि मुझे उस वक्त जो है ना, ये अगर ये मौका मुझे मिला था तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए थी। एक इतने बड़े अच्छे और दिलेर और बहादुर और एक इंतहाई मजबूत असाब के इंसान के साथ काम करके खुशी होती मुझे, और बहुत कुछ सीखने को मिलता। वसीम ज़फ़र साहब, अभी हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से पाकिस्तानी सियासी तारीख के एक अहम रुकन जनाब शहजादा आलमगीर साहब ने, जिन्हें मुशर्रफ साहब ने सीनियर नाइब सदर अपॉइंट किया था अपनी जमात का। शहजाद साहब, वेलकम टू हकायक टीवी। वालेकुम अस्सलाम बदादी साहब। शहजाद साहब, हम ये जानना चाहेंगे, आपका वक्त ज़्यादा हम नहीं लेंगे। 2007 में आप सियासत से दस्तबरदार हो गए थे और उसके बाद आपने बतौर सीनियर नाइब सदर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शामिल होकर अपना जो तारीखी किरदार है वो अदा करने का फ़ैसला किया। आप उसके मुहर्रकात बताना चाहेंगे? बटाली साहब, बहुत शुक्रिया। आपने जो है वो बहुत मुद्दत के बाद मैं हकायक में आपको ज्वाइन किया है, और मेरी दिली खुशी होती है और दिली मुसर्रत होती है मुझे जब मैं आपके साथ बैठ के कुछ प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है इसमें इत्मीनान कल्ब नसीब होता है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। मेरी पूरी जिंदगी जो है वो एक खुली किताब की तरह आपके सामने है। मैंने 69 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बतौर कारकुन मेरी खिदमत, और उसके बाद 2007 तक मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन भी रहा और मुख्तलिफ ओहदों पे और बहुत अच्छी असाइनमेंट से मैंने काम किया, और मुल्क और कौम के लिए जो कुछ भी मुझसे हो सका मैंने इस मुल्क के लिए जो है वो अपनी खिदमत पेश की। अब 2007 के बाद मेरे कई वीलॉग्स हैं जिसमें जो है वो मैंने बारहा कहा कि अब मैंने सियासत से मुकम्मल तौर पे रिटायरमेंट ले ली है और मैं अब पाकिस्तान की सियासत में जो कोई किरदार जो है वो अदा नहीं कर पाऊंगा, स्वाय एक तज्जिया निगार के या मुख्तलिफ मामलात पे हम और आप जो है वो प्रोग्राम करते रहे। लेकिन मुझे ये तकरीबन कोई 10 साल पहले भी मुशर्रफ साहब ने और उनके साथियों ने, जिनमें डॉक्टर अमजद भी शामिल थे, जनरल राशिद कुरैशी भी शामिल थे, और उससे पहले डॉक्टर शेर अफगन न्याजी, मेरे बहुत ही मरहूम मेरे
प्यारे दोस्त थे बैरिस्टर सैफ और ये सब लोगों ने मुझे कहा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें, ये आपके आबाओ अजदाद की जमात है। आपको पता हो सर कि मैं जो है मेरे आबाओ अजदाद जो है वो वेस्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो है वो पहले जनरल सेक्रेटरी भी रहे और उसके बाद उन्होंने कायद आजम के साथ जो है वो वक्त गुजारा। और आज जब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मुझे जब दोस्तों ने बुला के कहा कि ये आपके आबाओ अजदाद की जमात है और आज पाकिस्तान को फिर से इस जमात की जरूरत पड़ गई है, जिस जमात ने पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान को बचाने के लिए जो है आप लोगों की जरूरत पड़ गई है, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें। क्योंकि मैं मुशर्रफ साहब के साथ मैंने 2001 में भी जो है मैं एक ब्रिज था मुशर्रफ साहब के और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के दरमियान, और फिर मैंने जमाली साहब की गवर्नमेंट को फॉर्म करने में और पैट्रियाट को बनाने में मेरा एक रोल रहा और मुझे मुशर्रफ साहब के साथ काम करने का मौका भी मिला। और उसके बाद मैंने मुशर्रफ साहब के कॉज और उनके विजन पे कालाबाग डैम के लिए जो है वो कंसेंसस जो कमेटी थी उसको भी मैंने चेयर किया, जिसमें डॉक्टर शेर अब्दुल न्याजी, उमर अयूब खान और बहुत सारे लोग मेरे मेंबर्स उसमें शामिल थे। तो मैंने मुशर्रफ साहब के साथ जो है वो बहुत अच्छा, और मैंने उन्हें पाया कि वो एक बहुत विजनरी इंसान है और उसमें खुदादाद सलाहियतें हैं। और मैं अक्सर कहा करता था कि महाराजा रंजीत सिंह के बाद अगर धरती में कोई लीडर उगला था तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो था, और जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद अगर धरती में कोई लीडर उगला है तो वो परवेज मुशर्रफ है। और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्के बड़े मोतरज होते थे और वो कहते थे कि आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को क्यों इग्नोर करते हैं बीच में, वो भी तो लीडर थी। मैं कहता था कि वो अपने बाप शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की लेगेसी को लेके चल रही हैं और लीडरशिप की सलाहियतें उनमें हैं, लेकिन ये लीडरशिप लीडर बनाए नहीं जाते, ये GHQ के गमलों में उगाए नहीं जा सकते, ये खुद रो पौधे होते हैं और ये धरती उगलती है इनको। तो परवेज मुशर्रफ इज वन ऑफ देम। ये नहीं कि आज उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनके साथ शाना बशाना रहा हूं और मैंने बहुत काम किया उनके साथ। और जब उन्होंने मुझे ये कहा कि अब पार्टी को तुम संभालो और पाकिस्तान को भी संभालो, और मैं पाकिस्तान के जो मुआशी और तमाम हालात जो यहाँ पे बहरान इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं, अब इन बहरानों में से पाकिस्तान को निकालने के लिए मुझ जैसे, आप जैसे और इस मुल्क के मुहिब्बे वतन लोगों को, अहले कलम को, दानिश्वरों को, टेक्नोक्रेट्स को सबसे पहले पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे आने की अब जरूरत है। शहजादा आलमगीर साहब, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ आ गया आपकी बात सुन के कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ बदतरीन मुआशी और सियासी सूरत हाल में उस भंवर में फंस चुका है। आप अब आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो तकरीबन 2-3 महीनों से, जब से परवेज मुशर्रफ साहब बीमार थे और वेंटिलेटर पे गए थे, ये एक किस्म की सदारत और अपनी एक्टिविटीज़ से महरूम रही। आप इसको कैसे एक्टिव करेंगे और इस मौजूदा संगीन मुआशी और सियासी सूरत हाल से निकलने के लिए क्या आपने, अगरचे आपका बहुत शॉर्ट टाइम में मैं सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मुशर्रफ साहब आज ही अल्लाह को प्यारे हुए और मैं आज ही आपसे सवाल कर रहा हूँ, तो मुमकिन है आप अभी उस सदमे से ना निकल सके हों जो उनके जाने के बाद आपने महसूस किया होगा, लेकिन कुछ तो आपने सोचा होगा कि अब मैंने क्या क्या करना है, उसमें आप हमें शेयर करेंगे? जी बिल्कुल बटालवी साहब, ये पार्टी जो है ये 16 तारीख को मेरा नोटिफिकेशन किया गया है पिछले माह की, और उसके बाद जब मुझे परवेज मुशर्रफ साहब के इन ख्यालात से कि अब पाकिस्तान, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को लेके मैंने आगे बढ़ना है और ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाली गई, लेकिन मुझे उनके विजन का, उनका जो है इदराक जो था, उसका सहारा मेरे साथ था कि मेरा लीडर जो है वो मुझे जो है वो मुख्तलिफ मामलात में जो है वो रहनुमाई अदा करेगा। लेकिन आज अचानक जो है वो उनकी जो है जब वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं, तो ये तमाम तर जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि मेरे कंधों पर आन पड़ी है।
اور آپ یقین کیجئے کہ ان 15-20 دنوں میں میں نے پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کیا. آپ جانتے ہیں کہ 69 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے میں بھی میرا ایک کردار تھا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بنانے والوں میں شامل تھا اور میں اس کا پائنیئر ممبر ہوں 69 سے. تو میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو کی پارٹی کو بھٹو صاحب کی جو فراست اور فہم جو ہے اس کے مطابق بنتے ہوئے دیکھا. اس نے اپنا کردار عملی طور پہ جو ہے وہ میں نے ادا کیا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے میری پوری زندگی ہے کہ میں نے مکالمے کو زندہ رکھا. میں نے پاکستان میں پاکستان کمز فرسٹ جو اپنا مشرف صاحب کا جو ایک جملہ ہے اور میرا ایک نعرہ ہے، شہزاد ایک صاحب سلوگن ہے اس کا. شہزاد صاحب اگلا سوال ہی میرا یہی تھا کہ مشرف صاحب کا نعرہ سب سے پہلے پاکستان، اور یہ انتہائی امپارٹنٹ نعرہ ہے جس کو ہمارے سیاستدان فراموش کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے ڈالر، سب سے پہلے یورو اور سب سے پہلے لوٹ مار. آپ جی بالکل ایسے ہی ہے. آپ اس سب سے پہلے پاکستان کو پھر دوبارہ کیسے آگے لائیں گے؟ جناب سب سے پہلے پاکستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے نہ روٹی کپڑا اور مکان، نہ انصاف، نہ کوئی اور چیز، صرف لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی اور بقا جو ہے وہ درکار ہے. اس وقت ہمیں پاکستان کے جغرافیے کو بچانا ہے. ہم نے پاکستان کو جو یہاں پہ جو ہے ایجنڈے جو ہیں وہ نافذ ہو چکے ہیں. یہاں پہ رجیم چینج کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی جو ہے گماشتوں کو یہاں پہ بٹھایا ہے. تو ہمیں اب پاکستان کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے. سب سے پہلے میرے کندھوں پہ یہ بوجھ ہے کہ آل پاکستان مسلم لیگ کو میں پورے پاکستان میں آرگنائز کر رہا ہوں. اور آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے صوبہ سرحد میں جو ہے وہ پارٹی کو آرگنائز کر لیا ہے، پنجاب میں میں نے آرگنائز کر لیا ہے، بلوچستان سے مجھے پذیرائی ملی ہے اور اس کے بعد سندھ سے مجھے جو ہے وہ پذیرائی ملی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو پارٹیاں اس کال سے یا اس مقصد کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے پاکستان، دیکھیں بطالوی صاحب، انما الاعمال بالنیات ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے اور ملک اور قوم سے محبت ہوتی ہے تو پھر جا کے جو ہے وہ پارٹیاں اور لیڈر جو ہے اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور ہم جیسے کارکن جو ہیں جب اپنا رول پلے کرنے پہ آتے ہیں تو ہم اپنے پچھلے سارے تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ جو ہے وہ اس میں شامل کرتے ہیں اور نیک نیتی سے اس پاکستان کو جو آج سے جو ہے پہلے قائد اعظم نے جس کو بنایا، آج ہم اس قائد کے پاکستان کو بچانے کے لیے ایک نیت کر کے نکلے ہیں. اور بٹالوی صاحب مجھے تو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ لوگ اتنی محبت کرتے ہیں پرویز مشرف کے ساتھ اور اتنی عقیدت رکھتے ہیں مجھ جیسے ناچیز ایک کارکن کے ساتھ کہ جوک در جوک پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ میرے رابطے میں آ گیا ہے. مختلف جماعتیں میرے رابطے میں آ گئی ہیں، مختلف مسلم لیگیں میرے رابطے میں آ گئی ہیں اور آل پاکستان مسلم لیگ جس نے پاکستان بنایا تھا انشاءاللہ وہی پاکستان کو بچائے گی. وہ پاکستان کے نظریے کو بچائے گی، پاکستان کے جغرافیے کو. الحمدللہ رب العالمین یہ ایک روحانیت کی دین پاکستان یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا ہے. تو سر کوئی تو اللہ تعالیٰ پاک پروردگار کسی کے کندھوں پہ یہ بوجھ دے گا، کسی کو تو یہ جو ہے یہ ڈیوٹی کرنی ہوگی. تو میں آپ جیسے دوستوں کے ساتھ اور آپ جیسے دوستوں کی محبت، آپ جیسے دوستوں کا پاکستان سے پیار، ہمارا مسلح افواج سے ہماری محبت، اپنے وطن سے محبت، تو میرا اب ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم وطن بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. میں دیکھتا ہوں کہ قوم کس طرح میرے ساتھ چلتی ہے اور انشاءاللہ یہ قوم چلے گی. اور میں انشاءاللہ اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ حسان بٹالوی بھی ہے، میرے ساتھ میرے دیگر ساتھی بھی ہیں، میرے ساتھ ایسے ایسے لوگ شامل ہو رہے ہیں کہ جن کا کبھی میں نے وہم و گمان بھی نہیں کیا. شاہ صاحب، شہزادہ عالمگیر صاحب، سب سے جو آپ نے ہمارے لیے اٹریکٹیو فکرہ بولا، جو ایک انتہائی الارمنگ فکرہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے جغرافیے کو بچانا ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں.
कि पाकिस्तान कि पाकिस्तान का आपके जोग्राफिया का सौदा हो चुका है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इस पूरे जो प्लान है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो यहाँ पे मुसल्लत किया जा रहा है, यहाँ पे लोग जो है वो तिरंगे की तरफ आज देखते हैं, वो पाकिस्तानी परचम की तरफ नहीं देख रहे, वो अमेरिका के झंडे को देखते हैं, वो बाकी ताकतों के झंडों की तरफ देखते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह सब बुलंद करेंगे इस परचम को, और हमें कसम है गाजी अब्बास अलमदार की कि ये परचम मैं गिरने नहीं दूंगा, चाहे मेरे खून का आखिरी कतरा तक जहाँ इस मुल्क में निछावर हो जाए, खा मेरा जो है वो मेरी औलाद कुर्बान हो जाए। और मुझ जैसे कई आप जैसे दोस्त जो हैं यही जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे मैं सलाम करता हूँ आपको, आप जैसे दोस्तों को, कि जिन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि आज ये नातवा पूरा जो है इसके जिस्म में इतनी ताकत आ गई है कि ये अकेला की मंजिल की तरफ निकला था, लेकिन आप लोगों ने मुझे ताकत दी, आप लोगों ने मुझे तक़वियत दी, और नजरिया पाकिस्तान ने मुझे तक़वियत दी, मेरे मुल्क के जोग्राफिया ने मुझे तक़वियत दी। और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को मुआशी बहरानों से भी निकालेंगे, हम पाकिस्तान को सियासी बहरानों से भी निकालेंगे, और ये जो कब्जा माफिया, चोर डाकू खाइन लुटेरे जो आज मेरे वतन पे गासिब काबिज हैं, इनसे मैं ये कब्जा आप लोगों की मदद से ये कब्जा मैं छुड़वाऊंगा इंशाअल्लाह। नहीं, ये पाकिस्तान ग्रैबर है, इनको मैं पाकिस्तान से बहरा अरब के पानियों में जब तक मैं ढकेल नहीं लूंगा, मुझे अल्लाह मोहलत दे दे, और इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान को लेके निकलेंगे। और आप, मैं, हमने जो आप देखे हैं इस पाकिस्तान के लिए, इंशाअल्लाह हम उसको पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका हमें टाइम देने को, और हम आपसे एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आपने अपने तमाम प्रोग्राम में हमें शामिल समझना है, क्योंकि आपका ये फ़िक्रा कि पाकिस्तान के जोग्राफी को बचाना है, वो हमारे लिए एक रूह के लिए ताकत बन गया है, और हम जान माल और पूरे जज्बे के साथ आपके साथ शामिल है। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे आपसे यही उम्मीद थी एहसान बटालवी साहब, आप के बेटे हैं, माँ के बेटे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप मेरे हमरकाब हैं। बहुत शुक्रिया वसीम ज़फ़र साहब, आपने शहजाद साहब की बात सुन ली। पाकिस्तान के जोग्राफी को ख़तरा है जी, इसको किस तरह इन लैंड ग्रैबर नहीं, उन्होंने कहा पाकिस्तान ग्रैबर जी लोगों से बचाना है। जी, आपके जहन में कोई प्लान है या अचानक हमने आपको मौका दिया है साथ लेने का, तो आप अभी इस पे कुछ सोचो विचार करेंगे, मज़ीद हमें गाइड करेंगे? अभी जिस तरीके से बात की है शहजादा आलमगीर साहब ने कि उनके जज्बात जो हैं वो माशाल्लाह बहुत कवी हैं, लेकिन चूँकि आज ही इंतकाल हुआ है परवेज़ मुशर्रफ साहब का, तो उसके बाद जो लाइन ऑफ एक्शन जो भी ड्रा करनी है, तो आपने देखा है कि जब मुशर्रफ साहब का दौर था तो उस वक्त सियासी और मुआशी इस्तेहकाम पाकिस्तान की तारीख में अयूब दौर के बाद जो है वो सबसे बेहतरीन जो दौर वो गुजरा है, कि उस वक्त सियासी और मुआशी बहरान जो है वो बहरान नहीं था बल्कि बहुत अच्छा इस्तेहकाम था। और जब सियासी तौर पर और मुआशी तौर पर मुल्क कोई मजबूत होता है तो उसकी जोग्राफियाई सरहदें यकीनन जो है वो महफूज होती हैं, वो मजबूत पोजीशन में होता है। खुदा न खास्ता उसकी तरफ देखने वाला अंदरूनी हो या बैरूनी कोई दुश्मन हो तो वो बहुत दफ़ा सोचता है। तो इस वक्त जो पोजीशन उन्होंने बताई है, और आपको भी पता है जो हमारे हालात हैं, जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं वो किसी की गोद में बैठे हुए हैं और किसी की डिक्टेशन पे चल रहे हैं, तो इस वक्त तो मुल्क कह लें कि वेंटिलेटर पे आपको पता है। बाकी जो पार्टी की पॉलिसी होगी, तो जैसे अभी आपने बात की है शहजादा आलमगीर साहब को कि अगर आगे बढ़ के हमने इस मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करनी है, तो इंशाल्लाह हम भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के, अपने जो हुब्बुल वतन लोग हैं उनके साथ मिल के इंशाल्लाह ताला हम भी जिधर हमारी ज़रूरत होगी हम शाना बशाना खड़े होंगे। हमारे साथ फैसलाबाद से सीनियर सियासी वर्कर जो इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं, कभी पीटीआई में भी शामिल थी, जनाब मैमूना साहिबा, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। मैमूना, आपसे हमने जानना ये है कि पाकिस्तान के जोग्राफिया को जो डाकुओं, चोरों, लुटेरों और पाकिस्तान ग्रैबर्स ने, लैंड ग्रैबर्स ने जिस खतरे से दो चार किया है,
हमने उससे कैसे बचना है। और जो परवेज़ मुशर्रफ साहब का नारा था सबसे पहले पाकिस्तान, वो किसी एक जमात का नारा नहीं था, वो हर ईमान वाले का नारा है, वो हर पाकिस्तान वाले का नारा है, और वो हर पाकिस्तान से प्यार करने वाले का नारा है। और आप, मुझे पता है, आप बैसियत कॉलमनिस्ट भी, बैसियत राइटर भी, बैसियत सियासी वर्कर भी, हमेशा आपने सबसे पहले पाकिस्तान को ही नज़र में रखा। तो मैं चाहूँगा आप 2 मिनट के अंदर अंदर इस सारे सवाल का जवाब दे दें। बहुत शुक्रिया आपका, बताइए जी। जी, ऐसे कि जो परवेज़ मुशर्रफ साहब की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए आज का जो दिन है निहायत ही सुगवार है, लेकिन ये खुदाबंदी है कि उनका जो अल्लाह पाक ने एक जिंदगी जो खत्म हो गई है, अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे। और रही बात ये कि उनके जो मस्बत एंड मनफी पहलू हैं जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं या जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को लेके चले हैं, उनके दौर को मैं समझती हूँ कि पॉवर्टी रेट भी बहुत कम हुआ है। जहाँ उनके मस्बत पहलू हैं वहाँ उनके बहुत सारे नेगेटिविटी को भी लोग हवा देते हैं, जबकि हर दौर में मस्बत एंड नेगेटिव दोनों ही चलते रहे हैं, हर दौर में ऐसा होता रहा। लेकिन अगर परवेज़ मुशर्रफ की शख्सियत के बारे में बात करें कि किस तरीके से वो पाकिस्तान को लेके चले हैं, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जिस तेजी से और उसकी माशियत ने जिस तेजी से तरक्की की कि एक पॉलिटी के साथ साथ एजुकेशन के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया। लेकिन जो एक ऐसी चीज जो कि उनके लिए एक गले की हड्डी बन गई थी वो ये थी कि एक एनआरओ जो उन्होंने दिया और सेकंड जो उन्होंने यहाँ पे जो मस्जिद का जो वाकया पेश आया, ये दो चीजें जो है उनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक बनी है तो बन गई थी, जिसकी वजह से बाद में जैसे ही एनआरओ मिला और जिन लोगों को मुल्क बदर किया गया था, आप अगर हम माजी या हिस्ट्री की बात करते हैं तो हर दौर में किसी न किसी ने हर तरह से नेगेटिव तरीके से ही मुल्क के खजाने को लूटा है। अभी मैं बात कर रही हूँ परवेज़ मुशर्रफ की, जिन्होंने वाकई इनका पाकिस्तानी बहुत अच्छे कारनामे भी किए हैं, जबकि उनको जमहूरी तर्ज लिहाज से जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज, मैं जिनको ब्रांड्स कहूंगी, पॉलिटिकल पार्टी या डेमोक्रेसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस तरीके से वो सेलेक्ट होके आते हैं, तो उनको उनकी अगर बात करें तो उनको जिस तरीके से उनको साइड पे लगा के, दीवार के साथ लगा के पाकिस्तान को जिस तेजी से वो तरक्की की तरफ लेके आए थे, तो मैं समझती हूँ उसके बाद किसी ने भी इस तरीके से पाकिस्तान को नहीं संभाला है। अगर हम माजी की या तारीख की बात करते हैं तो लियाकत अली खान के दौर में भी ऐसा हुआ था कि जिन्होंने अमेरिका का रूस का दौरा करना था, रूस का दौरा जो है वो छोड़ के उन्होंने अमेरिका का दौरा किया और फिर 2 माह तक वो उनके तैयारे में अपनी वाइफ के साथ वो सैर तफरी में मगन रहे। और ये उस वक्त मैंने ये इसलिए तारीख का ये हवाला दिया है कि उस वक्त भी यानी उनके दिमाग में एक नवाबी अक्स दिखाई देता है। ये कोई नया वतीरा नहीं है कि हमारे ये जमहूरियत के ठेकेदार जो है आज जिस तरह मुल्की खजाने को लूट रहे हैं या जिस तरीके से ये हमारी मैशियत को जिस नहज पे ले आए हैं, इनका ओढ़ना बछोड़ना यहाँ पे इनकी बाहर होता है, जबकि इक्तदार करने का शौक यहाँ पे होता है। जैसे ही इनका इक्तदार का दौर पूरा होना है, इन्होंने बाहर निकल जाना होता है। लेकिन हमारी नस्लों ने यहाँ पे रहना है। परवेज़ मुशर्रफ ने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमेशा पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, उनकी मैशियत के लिए, बच्चों की हमारी कौम के फ्यूचर के लिए उन्होंने हमेशा से सोचा था। मैं समझती हूँ कि वो एक अजीम पाकिस्तानी जनरल के लिहाज से भी थे और एक हुक्मरान की हैसियत से भी उन्होंने गरा उनकी खिदमत रही है अपनी जिंदगी। मेमूना, बहुत शुक्रिया आपका, और हमें उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेती रहेंगी और पाकिस्तान को मजबूत करने में अपना किरदार भी अदा करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।